एपीएस डीके क्लास 10th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम का ये पेपर जिसका हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसके 20 एमसीक्यूज कौन कौन से आए हुए हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, चेक इफ नंबर दिस इज। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इसको बताना है कि कैसा नंबर होगा। ये प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। तो अभी आपका ये जो नंबर है 2 टर्म्स में दिया गया है जो कि पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों टर्म को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 15 कॉमन हो रहा है। तो अगर हम 15 को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 और यहाँ पे हो जाएगा +1। अब इस नंबर को हमने दो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिख दिया है। और जब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाएं या फिर 2 हो जाएं 1 के अलावा, तो उसको हमेशा हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसलिए ये आपका नंबर कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द क्वाड्रेटिक बाइनोमियल सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6। यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है -5 मीन्स एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है एंड द प्रोडक्ट मीन्स एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 है। और जब हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन जनरली होता है इस टर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। और जब यहाँ पे आप -5 प्लेस करोगे तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। यानी इक्वेशन आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा, इसलिए इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सोल्यूशन। यहाँ पे नो सोल्यूशन की कंडीशन दी गई है एंड यू नो वेरी वेल दैट फॉर नो सोल्यूशन द रिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2 मीन्स पैरेलल लाइन वाला रिलेशन। यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू लिखोगे तो आएगा 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ b1 एंड b2 इज अगेन 1/k। अब इन दोनों को इक्वल करना है और जब इसको इक्वेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे k इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसी को इज नॉट इक्वल टू जब c1 बाई c2 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा -4 और नीचे आएगा 0 क्योंकि इसमें सेकेंड इक्वेशन में c नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे जब -4 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, मतलब k की वैल्यू यहाँ पे इसके लिए होगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे होगा 2। तो आंसर आप लोग चेक करोगे तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, इसलिए डी लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ k इज। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का एक जीरोस हो गया 2। आपको बताना है k की वैल्यू, जैसे 9th क्लास में सॉल्व हम लोग करते थे वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 2 इस रिलेशन में यूज कर लीजिए। तो लिखोगे आप 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6 के इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 10 इक्वल टू -6 के, -6 इक्वल टू -6 के की वैल्यू आ जाएगी 1। तो k इक्वल टू 1 आपको चेक कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 30th टर्म ऑफ द एपी दिस। ये प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी से दिया गया है, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको 30th टर्म बताना है, एपी ये लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग A30 डायरेक्ट लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखना होगा a प्लस 29d एंड द वैल्यू ऑफ a इज 10 प्लस 29 इंटू वैल्यू ऑफ d इज, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको -3 मिलेगा क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए -3 लिख देंगे। ये हो जाएगा 10 माइनस 7 8 और सॉल्व करोगे तो आएगा -77। इसका आंसर -77 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, in triangle PQR, M and N are point on the side PQ and PR such that in the given figure MN parallel to QR। ये जब पैरेलल देगा तभी आप लोग यूज करोगे रेशियो। अब रेशियो हम यूज कर सकते हैं कौन सा, PM रेशियो MQ इज इक्वल टू PN रेशियो NR। ठीक है, PM की वैल्यू x है और MQ की वैल्यू 10 है। इट इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से लिखोगे 6x इक्वल टू 10x माइनस 20, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 6x को इधर भेज देते हैं और 20 को दूसरी साइड, तो यहाँ हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 20, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे x 5 है, ऑप्शन चेक कर लो, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ p। अब ये दो पॉइंट हैं जिनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट। ठीक है, तो आप लिखते हो डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अगर हम इसको 2 और इसको 1 कंसीडर करें तो आपको लिखना होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस p का स्क्वायर और ये होगा डिस्टेंस मतलब 5। अब इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस 4 मीन्स -3 जिसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 9 और यहाँ पे माइनस p का स्क्वायर करोगे तो होगा p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 5। अब अगर इस तरफ का रूट हटाना है तो आपको दूसरी तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर का रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर और दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 25।
यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, ये 9 तरह के माइनस हो गया, तो पी की वैल्यू √16। और आपको मालूम है जब कोई भी नंबर रूट में लिखा जाएगा तो आंसर प्लस माइनस दोनों आपको लिखना होता है, इसलिए आंसर लिखोगे +-4। यू हैव टू चेक आउट द आंसर +-4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे +4 भी दिखेगा, -4 भी दिखेगा, तो आपको चेक करना है प्लस माइनस दोनों, ठीक है ना? इसलिए आप लोग ध्यान से आंसर करना, अगर कोई +4 या -4 लिखेगा तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस। तो जब भी आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछेगा तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, आपको जो भी दो नंबर होंगे इन्हीं के स्क्वायर को ऐड करना होगा रूट के अंदर। तो रूट के अंदर आपको ऐड करना है क्या, जो दो नंबर होंगे उनके स्क्वायर को। तो दोनों नंबर का स्क्वायर कर दिया रूट के अंदर, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 25, मीन्स द वैल्यू इज 169 एंड द रिजल्ट ऑफ √169 इज 13। इसलिए आपको लिखना होगा कि जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से इस पॉइंट का वो 13 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ cot थीटा इक्वल टू 12/5 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज। अब यहाँ पे कॉट से साइन की वैल्यू बतानी है तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप ट्राइंगल से इसको निकाल दो या फिर आप कोई आइडेंटिटी यूज कर लो। तो ट्राइंगल से मोस्टली लोग कर लेते हैं, अभी मैं आपको इसको आइडेंटिटी से निकालने जा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा दिया है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, और आपको रिलेशन पता है, कॉट का रिलेशन होता है कोसेक के साथ। और रिलेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम 1 + cot स्क्वायर कर दें मतलब कि 144/25, तो इसको सॉल्व करने पे ऊपर आ जाएगा 25 + 144, नीचे 25, मीन्स 169/25। ये अभी किसकी वैल्यू है, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर यहां से हम लोग कोसेक थीटा लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 13/5। और आपको बताना क्या है, साइन थीटा जो कि इसका होता है रेसिप्रोकल, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। ठीक है, ये ऑप्शन चेक कर लेना है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC आपके पास है इस तरीके से, और कह रहा है कि एक लाइन एक्स वाई है जो BC के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। तो एक्स वाई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया BC के पैरेलल, और कह रहा है कि इसका जो कटिंग पॉइंट है वो AB पे x है और AC पे y है। ठीक है, जो कह रहा है कि अगर AB इक्वल टू 4BX हो, यानी पूरा जो AB है वो 4BX के बराबर है, यानी कि अगर BX को 1 लिखोगे तो ये पूरा 4 होगा, तो जो AX होगा वो 3 पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 पार्ट होगा तो 3 पार्ट होगा। क्यों 3 पार्ट होगा मैं फिर बता दूं, क्योंकि ये पूरा 4 पार्ट है उसने बोला हुआ है। ठीक, दूसरी तरफ इन्होंने बोला हुआ है कि जो YC है वो 2 सेंटीमीटर है, तो YC 2 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहे हैं कि अब बता दो AY की वैल्यू क्या है, ये AY आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रेशियो यूज कर लो, 3/1 इक्वल टू x/2, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन चेक कर लो, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सम ऑफ द जीरोस है मींस अल्फा प्लस बीटा, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट मींस हाफ ऑफ द अल्फा इनटू बीटा। अब रिलेशन यहाँ पे यूज कर लो, जो अल्फा प्लस बीटा है उसको लिखोगे -b/a, और ये हो जाएगा हाफ इंटू c/a। ए को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू आपको यूज करनी है, और b की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या है, -k+6 इक्वल टू हाफ, और c की वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू 2k-1। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मीन्स k+6 इक्वल टू हो जाएगा 2k-1। k को इधर भेजते हैं, 1 को इधर भेजेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 7। आपको चेक कर लेना है रिजल्ट, इसका 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि जब भी दो इक्वेशन इस तरीके से दिया जाए कि दोनों में वेरिएबल एक हो और अलग अलग वेरिएबल, यानी एक में x तो दूसरे में y, तो इसका जो लाइन आता है, ठीक है, वो हमेशा इंटरसेक्टिंग आता है, मतलब कि वन सोल्यूशन। और जो वन सोल्यूशन होगा उसमें x की वैल्यू हमेशा 4 होगी, ये चेंज नहीं हो सकता, एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 3। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेक करना होगा इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें x4 y3 होगा।
तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग के इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एक इंटरसेक्टिंग एट 3 4 एंड सेकंड वन इज इंटरसेक्टिंग एट 4 3। तो इस वाले में आपको x की वैल्यू चेंज कर दिया, x की वैल्यू 3 है पर आपको x की वैल्यू 4 चाहिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट अगर बता देगा तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व होता है, एंड फॉर इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी यहां से लिख सकते हो आप बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो, तो यहाँ b की वैल्यू है 6k, तो हम लोग लिखेंगे 6k का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 9 एंड वैल्यू ऑफ c इज 4। 36 के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 4, 36 कट कर दिया, के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो के आ जाएगा अंडर रूट 4। इसका आंसर फिर से एक बार प्लस माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, आपको चेक करना है प्लस माइनस 2। यहाँ पे ऑप्शन सी सही करना है, आप ए और बी को सही कभी नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच टर्म ऑफ एपी दिस इज जीरो। कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो कि जीरो होगा। मतलब आपको पता चल गया कि जो ए एन है यहाँ पे जीरो है और आपको बताना है एन। तो ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड द वैल्यू ऑफ ए एन इज जीरो, वैल्यू ऑफ ए इज 27, दैट इज फर्स्ट टर्म, एन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, एंड द डिफरेंस, डिफरेंस इज व्हाट, इट इज -3। जब भी आपका नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिफरेंस हमेशा आपको माइनस में लिखना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर दो, 27 को इधर भेज देंगे तो -27, ये -3 इधर आके डिवाइड करेगा और इधर बच जाएगा n-1, तो ये आ जाएगा 9 और ये +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 10 टर्म्स, यानी कि जो 10th वाला टर्म होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो आप चेक कर लो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लिखोगे तो ये सिमिलर हो जाएगा बिकॉज ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ट्रिपल ए क्राइटेरिया आप लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे तीनों साइड भी इसकी बराबर है, और तीनों साइड बराबर होंगी तो क्राइटेरिया ये फॉलो करेगा ट्रिपल एस, और ट्रिपल एस से कांग्रुएंसी भी आती है, यानी कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ये कांग्रुएंट भी होगा और सिमिलर भी होगा, इसलिए आपको ऑप्शन सी करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैलोग्राम ABCD whose थ्री वर्टिसेस आर। यहाँ पे एक पैलोग्राम आपके पास है, पहले पैलोग्राम बना देते हैं तब आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसको हम ए मान लेते हैं क्योंकि ए इसी के पास लिखा हुआ है, दिस वन इज बी, सी एंड डी। जो बी का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं 6 7, जो सी का कोऑर्डिनेट है वो है 8 एंड 3, और ए हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, और डी आपको बताना है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं एक्स एंड वाई। अब आपको मालूम है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये मिड पॉइंट होगा तो इस मिड पॉइंट के लिए जो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, तो उसमें जो ए की वैल्यू है उसको दोनों हम लोग तरफ से निकाल सकते हैं, मतलब दोनों डायगोनल से, और वैल्यू सेम आनी चाहिए। उसी को जब इक्वेट कर देंगे तो हमको एक्स और वाई मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अब इसका ए अगर हम निकालना होगा तो इस ए को हम BD लाइन से भी निकाल सकते हैं और AC लाइन से भी निकाल सकते हैं, पॉइंट सेम है, इसलिए ए की वैल्यू दोनों तरफ से सेम आपको लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम AC लाइन से ए लिखें तो क्या लिखेंगे, -2 + 8/2, क्योंकि मिड पॉइंट होगा तो आपको लिखना है x1 + x2/2, और यही ए अगर हम लोग निकालेंगे BD लाइन से तो आपको लिखना पड़ेगा x + 6/2। अब ये दोनों ए की वैल्यू है इसलिए इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, यही आपको करना है। तो ये हो जाएगा 6 = x + 6, 6 6 कैंसिल हो गया, मतलब x की वैल्यू 0 है। अब ऐसे ही y चेक करना है तो y के लिए हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, b की, और जब b की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे AC लाइन से तो आपको लिखना पड़ेगा 3 + 3/2, y1 + y2/2, and the value of b from the line BD is written as y + 7/2। इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 6 = y + 7, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी जो इसका d का कोऑर्डिनेट होगा उसको लिखना पड़ेगा आपको 0 एंड -1। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 एंड ए इज 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ बी। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी जो कि आपको फाइंड करना है इक्वल टू 1। और साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होता है। और 1/2 को जब इधर भेज दोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस बी इक्वल टू 1 - 1/2 और ये आ जाएगा 1/2। यानी आपको चेक करना है कॉस का वो कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू हाफ आता है। तो आपको मालूम है कॉस 60 की वैल्यू होता है हाफ, इसलिए यहाँ पे लिख देना है बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 18 है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज 3 देन द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स वाई लिखा हुआ है मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम बताना है। आपको मालूम है दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है इट इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है 180, एचसीएफ है 3, एलसीएम बताना है। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 180/3 मतलब 60। ठीक है, यहाँ पे आंसर चेक कर लो 60 है कि नहीं। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दो प्रॉब्लम यहाँ पे एसर्शन रीजन के हैं, उसको देख लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन द एलसीएम इज 30। ये जो इसके पहले वाला प्रॉब्लम है ठीक उसी तरीके से है। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ से प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो तो डिवाइड करेंगे 30 आएगा, मतलब एलसीएम इसका 30 सही है, यानी कि स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। रीजन है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी द एचसीएफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए एंड बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ये बिल्कुल करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, द पॉइंट -1, 6 divide the line segment joining the point this and this in the ratio 2:7 internally। अब यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं जिसमें एक पॉइंट है -3 and 10 and the second point is 6 and -8 and the intersecting point is -1 and 6 and the ratio is given as 2:7। तो आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है। मतलब हम लोग रेशियो यूज करके ये एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर एक्स और वाई की वैल्यू -1 और 6 आता है तो सही है। ठीक है, या फिर आप किसी वैल्यू को यूज करके आप रेशियो निकाल लो, उससे भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे कर लेना। मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे -1 इक्वल टू आना चाहिए कैसे, 2 × 6 मीन्स 12 प्लस 7 × -3 मतलब -21 और बाई 9। ऐसा करके -1 देखिए आ रहा है क्या। जब 21 में से आप 12 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 9, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, यानी -1 आ रहा है। यानी कि ये वाला पॉइंट तो सही हो गया पहला। अब दूसरा चेक कर लो, जो 6 है वो आना चाहिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 × 2 मीन्स -16 प्लस 7 × 10 मीन्स 70 डिवाइडेड बाई 9। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 54, 54/9 करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी ये भी करेक्ट है। यानी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। रीजन कह रहा है 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी कब करोगे, जब बी पॉइंट आएगा ए सी के बीच में। ठीक है, और ए सी के बीच में जब बी पॉइंट आएगा तो ये बिल्कुल रिलेशन सही हो जाएगा। लेकिन ये पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसे आप लिखोगे दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये हो गया पूरा एमसीक्यूज। अब बाकी पेपर मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25। उसके बाद 25 का यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है, दिस वन। फिर सेक्शन सी 26 से क्वेश्चन नंबर 30, देन 31 फ्रॉम ट्रिको। फिर उसके बाद सेक्शन डी आ गया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 विद ऑप्शन दिया गया है। देन 33, 34, 35। 35 जो ट्रिको का प्रॉब्लम है ये भी आपके एनसीईआरटी में है। देन सेक्शन ई केस बेस्ड प्रॉब्लम आ गया जिसमें 36, 37 एंड 38। ये है कंप्लीट पेपर, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।